गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है विजय कुमार नागर और आज की इस लेक्चर सीरीज में स्वागत है आपका। देखो, राजस्थान की जीके सीरीज चल रही है और राजस्थान की जीके सीरीज में देखो हमने पॉलिटी भी स्टार्ट कर दी है। आपको एक पॉलिटी का लेक्चर मिल गया होगा। आगे देखो, एक दिन छोड़ के एक दिन मैं लेक्चर डाल रहा हूँ, तो आप कंटिन्यू बने रहें। टॉपिक वाइज डिस्कशन हो रहा है, तो आपका एक भी टॉपिक जो है यहाँ से छूटेगा नहीं। आज जो है ज्योग्राफी की हम क्लास 6 स्टार्ट कर रहे हैं और इस 6 क्लास में देखो राजस्थान का भौगोलिक प्रदेश मैं डिस्कस कराने जा रहा हूँ। शुष्क मरुस्थल में आपको पूरा बता चुका हूँ। आज जो है टॉपिक वो होगा, वो अर्ध शुष्क मरुस्थल की बात होगी। ठीक है, तो शुष्क मरुस्थल आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लें, आपको वहां से टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है या फिर अगर आपको कोई क्वेश्चन करना होता है तो आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पे कर सकते हैं। देखो, आज जो टॉपिक रहेगा हमारा ये देखो, शुष्क मरुस्थल मैंने पूरा बता दिया। ठीक है, 41 साढ़े 41% है। बालू का मुक्त मैंने सारा बताया, बालू का युक्त सारा बता दिया। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। देखो, 1 घंटे का पूरा लेक्चर हुआ है, कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने। ठीक है, अर्धशुष्क मरुस्थल की बात करूं तो आज जो है पूरा डिस्कशन अर्धशुष्क मरुस्थल पे होगा और यहाँ से भी जो है आपके सारे क्वेश्चन में क्लियर कराऊंगा। एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर जाने वाला आपका नहीं है। तो अगर आप यहाँ से तैयारी कर रहे हो तो मैं गारंटेड श्योर हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन जो है वो बाहर नहीं जाएगा। देखो, थोड़ा सा यही मैप में समझा देता हूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, राजस्थान का जो है ना, ये राजस्थान का आप मैप देखोगे तो राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों की बात करें तो 4 भागों में बटा हुआ है राजस्थान। ठीक है, जिसमें ये वाला जो भाग है जहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ये आपका जो है ये मरुस्थल वाला भाग है। ठीक है, अब ये जो मरुस्थल है, ठीक है, इस मरुस्थल को भी क्या किया गया है, 2 भागों में बांट के हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, देखो, ये मरुस्थल में यहाँ पे क्या है, एक 25 सेमी वर्षा रेखा है। ठीक है, तो 25 सेमी वर्षा रेखा कैसे निकलती है, थोड़ा सा इस तरह से ये जो है राजस्थान को मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है। एक ये वाला मरुस्थल बन जाता है, ठीक है, इसको शुष्क मरुस्थल बोला जाता है। ठीक है, और एक जो है ये वाला मरुस्थल बन जाता है, इसको अर्धशुष्क मरुस्थल कहा जाता है। ठीक है, अब शुष्क मरुस्थल की बात करें तो देखो, ये 25 सेमी वर्षा रेखा है। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी रेखा हो गई, 25 सेमी वर्षा रेखा हो गई। अब 25 सेमी वर्षा रेखा के पश्चिम में जो है वो सारा मरुस्थल कौन सा होगा, शुष्क मरुस्थल होगा। और 25 सेमी वर्षा रेखा के पूर्व में, ठीक है, 25 सेमी वर्षा रेखा के पूर्व में जो है वो कौन सा मरुस्थल है, आपका अर्ध शुष्क मरुस्थल है। ये वाली जो रेखा है ना, आपको ये वाली जो नजर आ रही है, अरावली के समकक्ष जो रेखा निकल रही है, ये है आपकी 50 सेमी वर्षा रेखा। ठीक है, ये आपकी कौन सी वर्षा रेखा हो गई, 50 सेमी वर्षा रेखा हो गई। अब 50 सेमी वर्षा रेखा के देखो, ये कौन सा है, इधर तो आपका पूर्व हो गया, इधर आपका पश्चिम हो गया। ठीक है, तो दिशा डिसाइड करो। देखो आप, तो 25 सेमी के पूर्व में और 50 सेमी के पश्चिम में जो स्थल है वो कहलाता है आपका अर्धशुष्क मरुस्थल। क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आपका जो पूरा मरुस्थल है ना, देखो पूरा मरुस्थल तो 100% है। ठीक है, पूरा मरुस्थल कितना है आपका, 100%। अब इस पूरे मरुस्थल का जो है वो अर्धशुष्क की बात करूं तो अर्धशुष्क कितना है, 58.5% है। ये याद रखना है। तो पूरे मरुस्थल का अर्धशुष्क मरुस्थल कितना प्रतिशत हो गया, 58.5% हो गया। ये आपको याद रखना है। ठीक है, दिशा आपको याद रखनी है, 25 सेमी वर्षा रेखा के पूर्व में और 50 सेमी वर्षा रेखा के पश्चिम में जो क्षेत्र है वो कहलाता है आपका अर्धशुष्क मरुस्थल। ठीक है, अब अर्धशुष्क मरुस्थल की बात करें ना, तो देखो क्या होता है कि अर्धशुष्क मरुस्थल क्यों बोला गया है। अर्धशुष्क इसलिए बोला गया है कि क्योंकि उसमें जो है वो देखो, शुष्क का मतलब तो हो गया पूरा ही सूखा हो गया, क्योंकि 25 सेमी वर्षा का मतलब तो ना के बराबर वर्षा हो गई। लेकिन यहाँ पे क्या करती है, यहाँ पे वर्षा जो है ना वो 25 सेमी से ज्यादा होती होगी। ठीक है, इस वाले क्षेत्र में थोड़ा सा लाइन गलत ड्रॉ हो गया है, हल्का सा। ठीक है, इसको नीचे से ड्रॉ किया जाएगा यहाँ से। ठीक है, देखो ये वाला, अब ये वाला जो क्षेत्र है पूरा ही मरुस्थल है, लेकिन मरुस्थल को भी 2 भागों में बांटा गया है। 25 सेमी वर्षा रेखा क्या करती है, इसको 2 भागों में इस तरह से बांट देती है। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है ना, ये वाला, इसमें इसका मतलब पानी थोड़ा सा ज्यादा दिखाई देता है। किससे, शुष्क मरुस्थल से। देखो कैसे दिखाई देता है, यहाँ पे नदियों का विस्तार है, ऊपर से एक नदी आती है, अभी हिमाचल प्रदेश से डिस्कस करेंगे। ठीक है, और वो इस तरह से नदी बहती है राजस्थान में। ठीक है, घग्गर नदी, तो ये घग्गर नदी वाला प्रदेश है, तो यहाँ पे घग्गर नदी से पानी आता है। ठीक है, ये जो शेखावटी वाला प्रदेश है, यहाँ पे भी जो है वो आपका जो सीकर है, ठीक है, सीकर से क्या करती है, कांतली नदी बहती है। ठीक है, खंडेला की पहाड़ी से, तो यहाँ पे भी नदियों का पानी देखने को मिलता है। इसके अलावा फिर ये नागौरी उच्च भूमि आ जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पे क्या है, आपका अजमेर है, और अजमेर से क्या हो रही है, नागपाड़ से एक नदी निकल रही है। ठीक है, जो राजस्थान के 6 राज्यों में बहती हुई कच्छ के रण में जाके मिल रही है। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है ना, ये इसका मतलब ये थोड़ा सा नदियों वाला क्षेत्र भी हो गया। यहाँ पे
आपको जो है वो नदियां भी देखने को मिलती है। इस वजह से जो है पानी की मात्रा यहाँ पे शुष्क से थोड़ी सी ज्यादा है। ठीक है, इसके अलावा बरसात की बात करें तो बरसात भी देखो आपको देखने को मिल रही है ना कि ये 50 सेमी वर्षा रेखा, ये आपकी 25 सेमी वर्षा रेखा। तो यहाँ पे बरसात जो है या वर्षा जो है वो क्या हो रही है, थोड़ी सी ज्यादा हो रही है। किससे? शुष्क से। तो ये आधा शुष्क है, इसलिए इसको बोला जाता है अर्ध शुष्क प्रदेश। आपको ये याद रखना है। ठीक है, चार चीजें हम इस अर्ध शुष्क के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, चार चीजें कौन कौन सी हो गई? घग्गर प्रदेश हो गया, शेखावटी प्रदेश हो गया, नागौरी उच्च भूमि हो गया और लूनी बेसिन हो गया। ठीक है, अब मैं ये चारों चीजें आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। अभी तो देखो मैंने वापस ड्रॉ किया था। ये आपका हो गया मरुस्थल। ठीक है, मरुस्थल हो गया। मरुस्थल को दो भागों में बांटती है। ठीक है, ये कौन सी रेखा हो गई आपकी? 25 सेमी वर्षा रेखा हो गई। अब ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, यहाँ पे घग्गर नदी बहती है, तो ये वाला क्षेत्र हो गया घग्गर बेसिन। ये वाला क्षेत्र कौन सा हो गया? घग्गर बेसिन। अब यहाँ पे जो है ये क्या है? 3 जिलों का क्षेत्र है ये वाला। ठीक है, 3 जिलों का क्षेत्र है, चूरू, झुंझुनू और सीकर। ठीक है, चूरू, झुंझुनू और सीकर। ठीक है, तो चूरू, झुंझुनू, सीकर। चूरू आएगा, फिर सीकर आएगा, सॉरी सीकर नीचे आएगा और झुंझुनू थोड़ा सा बॉर्डर पे आएगा, हरियाणा की बॉर्डर पे। ठीक है, तो चूरू, सीकर और झुंझुनू शेखावटी क्षेत्र कहलाता है ये। ठीक है, और यहाँ पे भी नदी देखने को मिलेगी आपको, कांसली नदी। फिर ये यहाँ पे जो बिल्कुल बीचों बीच में, ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आपको नागौरी उच्च भूमि। नागौरी उच्च भूमि में एक नाम आप सुनोगे कोबड़ पट्टी का। ठीक है, कोबड़ पट्टी, बांका पट्टी जिसको आप बोलते हो। ठीक है, वो आपको जो है वो नागौरी उच्च भूमि में ही देखने को मिलेगी। इसको भी मैं पूरा अभी डिस्कस कराने वाला हूँ। फिर यहाँ पे अरावली, इधर अरावली है, तो अरावली से एक नदी निकलती है और इस वाले भाग में बहती हुई जो है वो गुजरात में जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको नदी वाला क्षेत्र मिलेगा। लूनी नदी, कौन सी नदी है वो? लूनी नदी। तो ये जो 4 क्षेत्र हैं ये हम इसमें पढ़ने वाले हैं अर्ध शुष्क में। घग्गर आपको पता चल गया, ऊपरी ऊपर वाला राजस्थान का उत्तरी भाग। ठीक है, शेखावटी आपका ये वाला हिस्सा हो गया, चूरू, सीकर, झुंझुनू वाला। नागौर उच्च भूमि हो गया, बीच वाला क्षेत्र हो गया। और आपका लूनी बेसिन हो गया बिल्कुल अजमेर से, नाग पहाड़ से निकलती हुई एक नदी निकलती है लूनी नदी, जो पूरे राजस्थान में क्या करती है? शुष्क मरुस्थल में बहती हुई राजस्थान से सीधी बाहर निकलेगी, कच्छ के रण में जाके गुजरात में मिल जाएगी। तो इन टॉपिक्स पर डिस्कस करने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो अब ये सारी चीजें मैंने बता दी। देखो शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल में मैंने जो भी अभी आपको बताया ना वो सब कुछ मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ताकि आप नोट्स भी बना सकें। देखो मरुस्थल का कितना प्रतिशत भाग हो गया? 58.5% भाग जो है वो अर्ध शुष्क कवर करता है, बताया था। देखो ये रहा पूरा मरुस्थल, ये रही आपकी 25 सेमी वर्षा रेखा। ये वाला जो क्षेत्र है ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, ये पूरा क्षेत्र आपका अर्धशुष्क कहलाता है। और ये कितना है? 58.5% भाग ये कवर करता है मरुस्थल का। ठीक है, मरुस्थल का कवर करता है, ये याद रखना। फिर आपकी दिशा आपको बतानी है, तो मैंने आपको बताया था, देखो ये 25 सेमी वर्षा रेखा है ना, तो 25 सेमी के पूर्व में है। और ये 50 सेमी वर्षा रेखा है, तो 50 सेमी के क्या हो गया? पश्चिम में हो गया। तो पूर्व आपको यहाँ से मैंने लिख भी दिया, 25 सेमी वर्षा रेखा के पूर्व में, 50 सेमी वर्षा रेखा के पश्चिम वाले भाग को क्या बोला गया है? अर्धशुष्क मरुस्थल कहा गया है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखो बहुत आराम से मैं कंटेंट आपको क्लियर करा रहा हूँ। और फैक्ट्स आप देखो क्या होता है कि आप समझो बहुत अच्छे से। ठीक है, समझोगे तो याद बहुत अच्छे से रख पाओगे। ठीक है, रटोगे तो देखो वो हालत हो जाएगी ना, 5-5 साल तैयारी कर रहे हैं फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, है ना। तो आप फैक्ट्स को समझो। ठीक है, फैक्ट्स आप समझोगे तो आपको बहुत जल्दी कंटेंट याद होंगे। ठीक है, आप रटने बैठोगे कुछ नहीं होने वाला। औसत वर्षा की बात हो गई। देखो अब आपने समझ ही लिया। ठीक है, ये 25 सेमी हो गई, ये 50 सेमी हो गई। ठीक है, और इसके बीच में जो वर्षा होगी कैसे, कितनी होगी आप खुद बताओ, आप कितनी होनी चाहिए? 25 से 50 होगी ना। ठीक है भाई, 25 से वर्षा का स्तर यूं बढ़ता है। ठीक है, ऐसे बढ़ता है वर्षा का स्तर। ठीक है, उधर बिल्कुल कम होगी। ठीक है, 10 सेमी वर्षा रेखा, फिर उसके बाद जो है वो आएगी आपकी 20 सेमी वर्षा रेखा, फिर 25 सेमी वर्षा रेखा, फिर आपकी 50 सेमी, फिर 100 सेमी बताया था ना मैंने आपको पहली क्लास में, फिर 120 सेमी, इस तरह से। ठीक है, फिर 150 सेमी। तो इधर से बढ़ेगा वर्षा का विस्तार। ठीक है, तो वर्षा जो होगी वो कैसे होगी? 25 से 50 सेमी वर्षा होती है। ठीक है, 50 से 25 नहीं होती, 25 से 50। ठीक है, ये याद रखना है। मतलब उधर थोड़ी सी कम, फिर इधर थोड़ी सी ज्यादा होगी। इजी। नदियों का विस्तार भी आपको इस देश में इस क्षेत्र में देखने को मिलता है। देखो इस भाग में नदियों का विस्तार भी देखने को मिलता है। ठीक है, अर्धशुष्क भाग को 4 भागों में बांटा गया है भौगोलिक की दृष्टि से। ठीक है, तो आप 4 भाग कौन कौन से पढ़ने वाले हो? घग्गर, शेखावटी, नागौरी उच्च भूमि और लूनी बेसिन।
आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, मुझे लग नहीं रहा कोई दिक्कत आएगी। ठीक है, फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो मैंने देखो स्टार्टिंग में व्हाट्सअप नंबर ड्रॉप किया है, आप चाहें तो वहां से भी मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपके आंसर दूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब घग्गर प्रदेश की बात करें। देखो घग्गर प्रदेश को थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, इंडिया पे ही आज आपको मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, देखो घग्गर आपने यहाँ से पढ़ लिया तो नदियों वाले क्षेत्र में भी घग्गर नदी उठ के आएगी, और वहां पे जो है आपको उस टाइम पे ज्यादा दिक्कत नहीं होगी अगर आपने यहाँ से ढंग से पढ़ा होगा तो। देखो देखो ये राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान से, अब राजस्थान की सीमा 5 जिलों से, 5 राज्यों से लगी हुई है, आपको पता है ही सही। ठीक है, राजस्थान जो है वो भारत के 5 राज्यों से और एक देश से सीमा बनाता है। एक देश तो इधर पाकिस्तान हो गया, ये हो गया आपका पंजाब, ये हो गया आपका पंजाब, ये हो गया आपका हरियाणा। ठीक है, ओहो माय गॉड, ठीक है थोड़ा सा दिक्कत हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका पंजाब। ठीक है, ये हो गया आपका हरियाणा। ठीक है, ये आपका हरियाणा हो गया। ये हो गया आपका यूपी। ठीक है, ये आपका यूपी हो गया। इसके अलावा ये हो गया आपका एमपी। ठीक है, ये आपका एमपी हो गया। और ये जो है यहाँ पे आपका हो गया गुजरात। ठीक है, और इधर जो है आप सबको पता है इसे, इधर कौन है, पाकिस्तान। ठीक है, पीके। अब देखो पंजाब के ऊपर की बात करूँ ना तो ये तो मेरा जम्मू, देखो ये जम्मू कश्मीर है, ये लद्दाख है। ठीक है, ये तो लद्दाख हो गया, ये जम्मू कश्मीर हो गया। ठीक है, ये आपका जम्मू कश्मीर है। ये हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, ये क्या है आपका हिमाचल प्रदेश है, एचपी। एचपी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ हिमाचल प्रदेश को। ठीक है, और ये जो है आपका देखो, ये तो वहां से थोड़ा सा टूटा हुआ है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, और सॉरी ये है आपका यूपी से अलग हुआ है, ये 2000 में, सन 2000 में उत्तराखंड। ठीक है, ये है आपका उत्तराखंड। ठीक है, तो जब देखो राजस्थान इंडिया की लाऊंगा ज्योग्राफी तो बहुत अच्छे से इन चीज़ों को बताऊंगा। ठीक है, ये उत्तराखंड हो गया। अब देखो आप, उत्तराखंड आया है तो देखो नाम आया है तो मैं बता दूं आपको। ठीक है, 9 नवंबर सन 2000 को यूपी से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया है, उत्तराखंड। ठीक है, ये पहले यूपी के अंदर ही था, यूपी वाला ही यूपी क्षेत्र में निवास करता था। तो ये जो है 9 नवंबर 2000 को क्या कर दिया, इसको यूपी से अलग कर दिया। और ऐसे ही सेम जो है उसी डेट को जो है 1 नवंबर 2000 को एमपी से भी अलग करके बनाया गया है, छत्तीसगढ़ को। और उसी टाइम पे ठीक है 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग करके जो है वो झारखंड को बनाया गया है, नवंबर नवंबर नवंबर। और आपको याद रखना है सन 2000। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। देखो घग्गर प्रदेश डिस्कस कर रहे हैं और घग्गर आपको पूरा पता होना चाहिए। देखो राजस्थान का ये वाला भाग, ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, ये जो है ये आपका गंगानगर हो गया, और ये जो है आपका हनुमानगढ़ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे घग्गर नदी बहती है। ठीक है, तो देखो कहाँ से निकलती है, ये आपका हिमाचल प्रदेश, ये आपका हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के बॉर्डर के यहाँ पे। ठीक है, ये जो है ये क्या है, शिवालिक पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, इस शिवालिक पर्वत श्रृंखला से क्या कर, शिवालिक पर्वत श्रृंखला में एक जगह है। ठीक है, जगह का नाम है कालका। ठीक है, याद रखना है आपको। शिवालिक की पहाड़ी से, ठीक है, कालका नाम की जगह से निकलेगी, ठीक है, एक नदी, और पंजाब होते हुए, पंजाब के संगरूर, पटियाला, पटियाला संगरूर होते हुए हिमाचल प्रदेश में, सॉरी यहाँ पे आपके हरियाणा में एंटर करेगी। हरियाणा का हिसार जिला, याद रखना है कौन सा जिला है, हिसार जिला। हिसार जिले के अंदर जो है वो एक डैम के अंदर गिरेगी, डैम का नाम है ओटू डैम। ठीक है, या ओटू बैराज, याद रखना है ओटू नाम है। ठीक है, तो ओटू नाम के बैराज के अंदर क्या करेगी, आपकी गिरेगी। फिर उसके अलावा वहां से, ठीक है, वहां से फिर आपके देखो किधर एंटर करेगी, हनुमानगढ़ में। तो हनुमानगढ़ में जो है वो क्या है, टिब्बी नाम की तहसील है, टिब्बी नाम याद रखना है। ठीक है, टिब्बी नाम की तहसील में क्या करती है, एंटर करती है। और टिब्बी नाम की तहसील में एंटर करने के बाद यहीं पे थोड़ा सा जो है आगे जाके क्या करती है, एक झील का निर्माण करती है। ठीक है, ठीक है, एक झील का निर्माण करती है। तो एक झील का निर्माण करती है और इस झील को बोला जाता है तलवाड़ा झील। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, तो देखो क्या है, क्या क्या बता दिया, हिमाचल प्रदेश और आपका हिमाचल प्रदेश और हरियाणा की जो है वो बॉर्डर के पास में क्या है, शिवालिक की रेंज है। उस शिवालिक रेंज में से ही शिवालिक पहाड़ी कालका नाम के स्थान से क्या होगी, लूनी नदी का उद्गम होता है। और लूनी नदी जो है वो पंजाब होते हुए, पंजाब के पटियाला संगरूर होते हुए कहाँ एंटर करेगी, हिमाचल सॉरी हरियाणा में एंटर करेगी। हिसार नाम की जगह आपको याद रखनी है। ठीक है, तो हिसार जो जिला है, हिसार जिले के अंदर जो है वो एक बांध का निर्माण करती है, या बोले कि बांध में गिरती है, बांध का नाम है ओटू बांध। ठीक है,
फिर O2 बांध से जो है वो किधर एंटर करेगी, इधर आपके हनुमानगढ़ में एंटर करेगी। और हनुमानगढ़ में कौन सी जगह पे है, जगह का नाम याद रखना है आपको, टिब्बी, ठीक है, टिब्बी तहसील है वैसे, ठीक है, टिब्बी तहसील में एंटर करेगी और जो है तलवाड़ा झील के अंदर जाके गिरेगी, ठीक है, याद रखना है। फिर तलवाड़ा झील से आगे चलेगी और भटनेर जो दुर्ग है, भटनेर दुर्ग पे जाके क्या हो जाएगी, ये समाप्त हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। भटनेर दुर्ग तक जाके क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। लेकिन अगर मान लो इधर से पानी की आवक ज्यादा होती है, मतलब पानी थोड़ा सा ज्यादा आता है, मतलब बाहर बाहर आ जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो है ये क्या हो जाएगी, आपके गुजरात में भी एंटर कर जाएगी, ठीक है, और गुजरात गलत बोल दिया, आपका गंगानगर में एंटर कर जाएगी। और गंगानगर से होती हुई जो है वो क्या हो जाएगी, पाकिस्तान में लास्ट जो है वो फोर्ट अब्बास तक जाएगी, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो देखो आराम से आपको याद हो गया होगा, एक बार फिर से चलो बता देता हूँ दोबारा, ठीक है, बड़ा सिंपल सा ही है। आपकी हिमाचल प्रदेश, ठीक है, ये आपका हिमाचल प्रदेश, ये आपका हो गया हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में यहाँ पे एक क्या हो जाएगी, पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, शिवालिक पर्वत श्रृंखला। शिवालिक पर्वत श्रृंखला में शिवालिक पहाड़ कालका नाम की जगह से क्या होगी, एक नदी का उद्गम होगा और सीधी पंजाब में पटियाला संगरूर होती हुई कहाँ आ जाएगी, सीधी इधर हिसार में आ जाएगी, ठीक है। हिसार में क्या होगा, यहाँ पे एक बांध का निर्माण होगा, ठीक है, बांध जो है वो कौन सा बांध बताया मैंने, O2 बांध, ठीक है, O2 बांध से जो है वो सीधी जो है आपके हनुमानगढ़ में एंटर करेगी। हनुमानगढ़ में कौन सी जगह बताई मैंने, टिब्बी नाम की जगह बताया, ठीक है। फिर टिब्बी नाम की जगह में वहां पे क्या हो जाएगी, एक तलवाड़ा झील का निर्माण करेगी। तलवाड़ा झील से आगे बढ़ते हुए जो है वो क्या हो जाएगी, भटनेर दुर्ग पे जाके समाप्त हो जाएगी। अब भटनेर दुर्ग अगर मान लो पानी ज्यादा आता है या बाढ़ आ जाती है, ठीक है, तो उस कंडीशन में भटनेर दुर्ग से आगे आएगी, ठीक है, और जो है वो कहाँ जाएगी, ये कौन सा जिला है आपका, ये हो गया आपका गंगानगर, ठीक है, तो गंगानगर में एंटर करेगी और गंगानगर से होती हुई जो है वो पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक जाके विलुप्त हो जाएगी, ये आपको पता रखना है, ठीक है। तो मैंने आपको घग्गर प्रदेश का पूरा बता दिया, देखो बायोडेटा, ठीक है, आपको याद हो जाना चाहिए। और एक और बात, देखो ये नदी निकलती तो पहाड़ से है, निकलती कहाँ से है, पहाड़ से है, लेकिन इसका पानी जो है ना वो या तो देखो यहाँ मरुस्थल में विलुप्त हो रहा है या फिर फोर्ट अब्बास में जाके यहाँ पे विलुप्त हो रहा है, ये भी मरुस्थल ही है, फोर्ट अब्बास भी, ठीक है। तो इसका मतलब इसका जो पानी है ना वो क्या होता है कि निकलता पहाड़ से है और मरुस्थल में कहीं ना कहीं जाके क्या हो जाती है, ये विलुप्त हो जाती है, इसलिए इसको बोला जाता है अंतःप्रवाह की नदी। अंतःप्रवाह की नदी ऐसी हो गई ना, मतलब कोई नदी निकली लेकिन वो न तो अरब सागर में जा पा रही है, न ही बंगाल की खाड़ी में जा पा रही है, उसका पानी ना तो बंगाल की खाड़ी में जा रहा है ना अरब सागर में जा रहा है, तो अंदर ही बह रहा है, मतलब ठीक है, अंदर ही बह रहा है और अंदर ही खत्म हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह की नदी जो है वो क्या हो जाएगी, आपकी अंतःप्रवाह की नदी हो जाएगी। और राजस्थान की सबसे बड़ी अंतःप्रवाह की नदी भी घग्गर नदी को माना गया है, याद रखना है, ठीक है। राजस्थान की कौन सी नदी को सबसे बड़ी नदी माना गया है अंतःप्रवाह की, तो घग्गर नदी को माना गया है। अब घग्गर नदी से एक और फैक्ट याद रखना है, घग्गर नदी कितने जिलों में बहती है, देखो दिख रहा होगा, हनुमानगढ़ और गंगानगर में बहती है, ठीक है। हनुमानगढ़ में एक झील का नाम याद रखना है, तलवाड़ा झील, ये वाली है, ठीक है। हनुमानगढ़ में तलवाड़ा झील जो है वो निर्माण करती है, तलवाड़ा झील का ये, ठीक है। और आपको हिसार का O2 डैम याद रखना हो तो रख लो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, O2 डैम नहीं भी याद हो तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन तलवाड़ा झील याद रखनी है, ठीक है। तो घग्गर प्रदेश के बारे में आपने जान लिया, ठीक है, 2 जिलों में बहने वाली नदी है, ठीक है, कहाँ से निकलती है, कहाँ तक निकलती है, सारा बता दिया। अब आगे मैं आपको समझा देता हूँ। देखो घग्गर नदी के कुछ उपनाम भी आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। देखो थोड़ा सा वापस आता हूँ, घग्गर नदी देखो क्या है कि यहाँ से निकली, ठीक है, और आपके जो पंजाब होते हुए हरियाणा होते हुए राजस्थान का टिब्बी नाम के जगह पे प्रवेश करती है, ठीक है, टिब्बी नाम की तहसील पे। फिर यहाँ पे जो है भटनेर दुर्ग जो है वहाँ पे आके ये समाप्त हो जाती है। तो भटनेर दुर्ग तक आते आते उसका जो बहाव क्षेत्र है वो इतना कम हो जाता है कि वहाँ ये बिल्कुल नाली जैसी प्रतीत होती है, ठीक है, तो इसलिए इसको नाली भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे हनुमानगढ़ में इसको क्या बोला जाता है, नाली भी किसको कहा जाता है, हनुमानगढ़ और गंगानगर वाले क्षेत्र में बिल्कुल नाली के रूप में बहती है, बिल्कुल छोटा क्षेत्र इसका हो जाता है, तो ये नाली भी कहा जाता है इसको। दूसरी बात यह है कि यहाँ से, ठीक है, देखो क्या होता कि प्राचीन काल में एक सरस्वती नदी बहा करती थी, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि सरस्वती नदी जो है वो इसी यही वाली जो नदी है ना, ये सरस्वती नदी की धारा है, ठीक है, इसको सरस्वती नदी का अवशेष माना गया है। तो प्राचीन काल में बहने वाली सरस्वती नदी का अवशेष भी बोला गया है किसको, घग्गर नदी को, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो देखो मैंने यहाँ बताया नहीं है, लेकिन ये देखो ये घग्गर नदी है ना, घग्गर नदी पाकिस्तान में आ रही है ना, तो पाकिस्तान में घग्गर को घग्गर नहीं बोलते, घग्गर को बोलते हैं हकरा नदी, ठीक है, घग्गर को क्या बोलेंगे, हकरा, ठीक है। तो ये एक बात भी याद रखना है कि घग्गर को पाकिस्तान के अंदर कौन से नाम से बुलाया जाता है,
तो आपको याद रखना है कि हकरा नदी के नाम से इसको बुलाया जाता है। ठीक है, ये बात आपको याद रख लेनी है। ठीक है, पर इसका हकरा नाम जो है ना वो कहाँ से पड़ा, देखो यहाँ से पड़ा। ये जो O2 नाम का डैम है ना, O2 डैम के बाद जो है इसको हकरा बोला जाता है। ठीक है, लेकिन हम तो राजस्थान वाले तो इसको प्रयोग में नहीं लेते हकरा नाम को, लेकिन पाकिस्तान वाले इसको हकरा ही बोलते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। देखो फैक्ट्स हैं, दृष्टदंती नदी बोला जाता है, ये मैंने आपको पहले वाले लेक्चर्स में भी बता दिया। ठीक है, जब मैं आपको क्लास ले रहा था, ठीक है, तो मैंने जो स्टार्टिंग में कुछ क्लासें डाली है आपके, उसमें मैंने आपको बताया कि इसको दृष्टदंती नदी भी कहा जाता है। वेदों के अंदर इसका नाम जो है वो दृष्टदंती मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद के अंदर जो है जिस नदी का उल्लेख है उस नदी को दृष्टदंती बोला गया है, और जो लोकेशन बताई गई है वो तो घग्गर नदी की लोकेशन है। ओके, फिर उसके बाद है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी भी इसको बोला गया है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सरस्वती नदी जिस रास्ते से बहती थी ना, आज उस रास्ते से क्या बह रही है, ये घग्गर नदी बह रही है। तो ऐसा लगता है कि ये जो सरस्वती नदी है ये इसी की धारा थी, या यूँ बोलें कि ये जो घग्गर नदी आज की घग्गर नदी है वो प्राचीन काल में कभी न कभी सरस्वती नदी रही होगी, इस तरह से इसको माना गया है। अब देखो एक और नाम आता है आपको मृत नदी। देखो क्या है कि हनुमानगढ़ वहाँ से निकली, ठीक है, आपके शिवालिक के पहाड़ी से निकली हिमाचल प्रदेश से, पंजाब होती हुई हरियाणा होती हुई एंटर करती है राजस्थान में। तो राजस्थान में क्या होती है, भटनेर दुर्ग तक जाके ये क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। फिर आगे गंगानगर में भी मुश्किल से जा पाती है। ठीक है, बाढ़ वाड़ आएगी तो ही जाएगी, अदरवाइज तो यहीं पे खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये नदी एक तरह से प्राय क्या हो जाती है, यहाँ पे मर जाती है। ठीक है, इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, मृत नदी बोला जाता है। ठीक है, एक और है नट नदी। देखो घग्गर नदी के बहुत नाटक है। ठीक है, पानी आएगा, कभी भटनेर दुर्ग तक आ जाएगा, फिर कभी गंगानगर तक चल जाएगा, फिर हो सकता है ज़्यादा आ जाए तो फिर उधर फोर्ट अब्बास राजस्थान उस पाकिस्तान में चल जाएगा। ठीक है, तो बहुत नाटक दिखाने वाली नदी है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, नट नदी भी बोला जाता है। ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि इसके बहुत सारे नाटक हैं। देखो कभी कहाँ कभी कहाँ कभी कहाँ ये आ रही है जा रही है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोला गया है, नट नदी भी कहा गया है। नाली क्यों बोलते हैं, मैंने आपको समझाई दिया नाली का मतलब क्या है। ठीक है, हनुमानगढ़ में आते आते इसकी जो है बहाव क्षेत्र क्या हो जाता है, बिल्कुल कम हो जाता है, इस वजह से इसको नाली कहा जाता है। अब देखो एक और बात जो मैंने आपको बताई थी, अंतःप्रवाह की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, ये याद रखना है, ये फैक्ट आपको रट लेना है कैसे भी करके कि अंतःप्रवाह की राजस्थान में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वह है घग्गर नदी। राजस्थान की अंतःप्रवाह की ना बोल के आपसे बोला जाए कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, सॉरी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो फिर वो होगी आपकी चंबल नदी। ठीक है, तो राजस्थान की सबसे बड़ी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी चंबल नदी। आंतरिक प्रवाह की नदी, सॉरी अंतः प्रवाह की, हाँ या आंतरिक प्रवाह की जो नदी होगी वो कौन सी होगी आपकी, घग्गर नदी। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद आपको क्या याद रखना है, देखो अब मैंने वही चीज़ जो आपको मैंने बोला ना वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं इससे रिलेटेड। देखो एक एक करके पूरा क्लियर करते हैं। हिमाचल प्रदेश जो है उसका देगशाही गांव है। ओके, तो देगशाही गांव में एक जगह है, जगह का नाम क्या है, कालका। ठीक है, वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि एक कालिका माता का मंदिर भी है, वहीं से लगभग ये निकलती है, इस वजह से काल का नाम वहाँ पे रखा गया है। तो काल का नाम के स्थान से क्या है, शिवालिक रेंज की पहाड़ियाँ हैं। उन शिवालिक रेंज की पहाड़ियों से एक पहाड़ी से, शिवालिक पहाड़ी से इस नदी का उद्गम होता है। ठीक है, उसके बाद पंजाब के पटियाला संगरूर। अब ये देखो पंजाब के दो जिले हैं ये, पटियाला और संगरूर। ठीक है, तो यहाँ होती हुई हरियाणा के हिसार जिले में एंटर करेगी, और मैंने आपको बताया था ना कि कौन सा बैराज है, वो ऑटो बैराज जो है वहां पे वो गिरेगी। ठीक है, तो ऑटो बैराज जो है वहां पे ये पानी अपना गिराती है। इसके अलावा फिर ऑटो बैराज से जब ये आगे बढ़ती है तो इसको हकरा बोला जाता है। बताया था मैंने अभी आपको कि हकरा जो है वो ऑटो बैराज के आगे जो है, ऑटो बैराज तक तो ये घग्गर ही कहलाती है, लेकिन ऑटो बैराज के आगे जब जाएगी तो ये हकरा कहलाएगी। हकरा वैसे जो यूज़ किया जाता है ना वो पाकिस्तान के अंदर ही इस नाम को यूज़ किया जाता है। हम लोग तो इसको घग्गर ही बोलते हैं, लेकिन पाकिस्तान वाले जो हैं इसको हकरा नाम से पुकारते हैं। ओके, अब मेन फैक्ट राजस्थान के बारे में। देखो राजस्थान का फैक्ट है तो याद रखना ही रखना है, और मैंने वैसे 2-3 बार बता दिया, और मैं आपको इतनी बार यहाँ रिपीट कर देता हूँ तो आपको चीज़ें याद करने में आसान हो जाती है, तो आपको चीज़ें बहुत जल्दी याद हो जाएगी मेरे लेक्चर से। हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी तहसील में प्रवेश करती है, मैं बता दिया मैंने आपको।
और टिब्बी तहसील के आगे जो है थोड़ा सा आगे चलते ही क्या बनाएगी, एक तलवाड़ा झील का निर्माण करेगी, तलवाड़ा नाम की झील के अंदर पानी छोड़ेगी। ठीक है, उसके बाद जो है वो हनुमानगढ़ के भटनेर दुर्ग के पास जाके क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अगर पानी इसके अंदर ज़्यादा आ जाता है, ये बाढ़ आ जाती है, तो गंगानगर से होते हुए, अब देखो गंगानगर का लास्ट जो है ना वो क्या है, अनूपगढ़, ये भी तहसील है। गंगानगर की कौन सी तहसील है, ये अनूपगढ़। अनूपगढ़ तहसील इस तरह से है, ठीक है, कि भाई ये आपका गंगानगर है ना, तो गंगानगर जो है इस तरह का मान लो गंगानगर है। ठीक है, इस इधर आपका हनुमानगढ़ है, इस तरह से कैसे भी समझ लो। ठीक है, तो यहाँ से आएगी। अब यहाँ पे लास्ट में जो तहसील है वो कौन सी है, अनूपगढ़ है। अनूपगढ़ से होती हुई क्या करेगी, पाकिस्तान में एंटर करेगी, घग्गर नदी, इस तरह से याद रखना है। तो अनूपगढ़ से कहाँ एंटर करेगी, पाकिस्तान के कौन से जिले में, बहावलपुर जिले में ये एंटर करती है। तो हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी तहसील में एंटर हुई, तलवाड़ा झील में गिरी, तलवाड़ा झील में गिरने के बाद जो है वो भटनेर दुर्ग पे जाके क्या हो गई, समाप्त हो गई। बाढ़ आई तो गंगानगर में, और गंगानगर में भी कहाँ पे, अनूपगढ़ से सीधा एंटर करेगी पाकिस्तान में, कहाँ पे, बहावलपुर में। और इसकी जो लास्ट जो रेंज है वो है फोर्ट अब्बास में जाके ये समाप्त हो जाती है, इससे ज़्यादा ये जा नहीं पाती है। देखो बहुत अच्छे से मैं क्लियर करा रहा हूँ, आपका कुछ भी नहीं छोड़ रहा, लेकिन एक जो नाम मैं लेके आया हूँ ये शायद आपको किसी ने नहीं बताया होगा, वो है देगशाही गांव। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के कौन से गांव से इसका उद्गम होता है, तो वो है देगशाही गांव से इसका उद्गम होता है। और देगशाही गांव कहाँ पे मिलेगा आपको, कालका नाम के स्थान है। ऐसा माना जाता है कि कालका नाम की कोई तहसील भी है वहाँ पे, तो आप एक बार थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, वैसे तो मैं बहुत अच्छा कंटेंट आपको बता रहा हूँ, पर ऐसा माना गया है कि कालका नाम की जो जगह है वो एक कालका नाम की तहसील है। तो खुद से एक बार कंफर्म करने की कोशिश करना। वैसे तो एग्जाम्स के अंदर तो लोकेशंस ही आती है, लोकेशंस में कालका आएगा, लेकिन अगर मान लो देखो शिवालिक रेंज पूछ सकता है, कहाँ से निकलती है, शिवालिक के पहाड़ी से निकलती है, हिमाचल प्रदेश से, लेकिन वो अंदर जाए तो फिर आपको कालका नाम की जगह भी पता होनी चाहिए। फिर और भी अंदर जाता है एग्जामिनर तो गांव पूछ लेगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, कि भाई कौन से गांव से निकलती है, तो देगशाही गांव से ये निकलती है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। हनुमानगढ़ में आपको पता चलेगा टिब्बी तहसील से एंटर करेगी, तलवाड़ा झील में गिरेगी। ठीक है, और उसके बाद जो है भटनेर दुर्ग के पास जाके खत्म हो जाएगी। लेकिन बाढ़ आती है तो फिर आपका गंगानगर से होते हुए अनूपगढ़ और पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक जाती है। ऑल राइट, कंटेंट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। देखो आप भले से आप आराम से देखें चीज़ों को, एक बार देखें लास्ट बार देखें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने फिर पढ़ा, फिर अर्धसूत्र याद नहीं हुआ, फिर दूसरे से पढ़ा, फिर उससे भी याद नहीं हुआ, तीसरे से पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो मैं एक आरएस का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे लगभग सारी चीज़ें बहुत डीप से मैंने पढ़ी हुई है, और इन चीज़ों पर मैंने काफ़ी रिसर्च किया हुआ है, अंदर तक मैंने चीज़ें खंगाली हुई है। कहीं से आपको कोई दिक्कत आने नहीं दूंगा, बहुत डीप कंटेंट मैं आपके सामने ला के रखूँगा। चलो देखो आगे देखते हैं। अब अर्धशुष्क प्रदेश में घग्गर का थोड़ा सा और देख लेते हैं क्या है घग्गर में। घग्गर क्षेत्र जो है ना, वहाँ पे आपको क्या क्या देखने को मिलता है। आपको देखने को मिलेगा कुछ ऐतिहासिक स्थल, सभ्यताएं देखने को मिलेगी, कुछ प्राचीन नाम, विशेष नाम भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। धान का कटोरा, ये बड़ा गजब का क्वेश्चन है। ठीक है, धान का कटोरा याद होना चाहिए आपको। राजस्थान में हनुमानगढ़ को धान का कटोरा बोलते हैं, और इंडिया में किसे बोलते हैं, इंडिया में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैं तो चलो थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ। एमपी से अलग किया गया राज्य है। ठीक है, अब आप पकड़ लोगे, है ना। तो इसके अलावा नाली किसे बोलते हैं, बागड़ किसे बोलते हैं, और खादर किसे बोलते हैं, ये भी हम आपको एक एक करके डिस्कस कराते हैं। तो सबसे पहले ऐतिहासिक स्थल की बात करें तो आपने नाम सुना होगा ना, ये चलो मैं यहाँ पे मैप बना लेता हूँ। आपने नाम सुना है कालीबंगा का, पीलीबंगा का, रंग महल का, इस तरह से आपने कुछ नाम सुने होंगे। नहीं सुने तो मैं भी बता ही दूंगा आपको। इस तरह का राजस्थान का मैप आपका है। ठीक है, थोड़ा सा तो सही नहीं बना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, चलता है ना। इस तरह से ये तो गलत ही बन गया पूरा, दोबारा बना देता हूँ, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो देखो इस तरह से ये आपका हो गया, ये पूरा क्षेत्र हो गया। ठीक है, फिर यहाँ से आप नीचे आ जाओ इस तरह से, फिर ये आपका हो गया। देखो जैसे ही बने कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको समझना है, चीज़ों को थोड़ा समझना है। इस तरह से आपका बना हुआ है। चलो छोड़ो जैसा भी है। अब यहाँ पे एक सभ्यता मिली है। प्राचीन समय में यहाँ पे सभ्यता निवास करती थी, वो यहाँ पे मिली है। ठीक है, फिर उसके थोड़ा सा आगे एक और सभ्यता मिली है। ठीक है, फिर उसके थोड़ा सा आगे एक और सभ्यता मिली है। 3 सभ्यताएं मिली है आपको इस जगह से, इस वाले क्षेत्र से।
ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में यहाँ पे एक सरस्वती नदी बहा करती थी, उस नदी के आसपास जो है वो क्या करती थी, एक सभ्यता निवास करती थी। ठीक है, वो जो सभ्यता थी वो जो है सिंधु नदी वाली जो सभ्यता थी ना, उसी के समकक्ष वाली सभ्यता मानी गई है। यूँ बोले कि हड़प्पा कालीन सभ्यता उसे कहा गया है, और हमारी जो कालीबंगा सभ्यता है वो हड़प्पा सभ्यता ही कहलाती है। ये बोले कि जो जो हड़प्पा सभ्यता में मिला है वही सारी चीजें जो है हमें इस कालीबंगा से भी देखने को मिली है, तो इसीलिए इसको हड़प्पा युगीन सभ्यता कहा जाता है या हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता के जो अवशेष आपको मिले हैं ना, वो कहाँ से मिले हैं, घग्गर प्रदेश से ही वो आपको मिले हैं। और घग्गर प्रदेश पढ़ रहे हो तो आपको याद रखना चाहिए, आप हनुमानगढ़ और गंगानगर पढ़ रहे हो, अंडरस्टैंड। तो हनुमानगढ़ और गंगानगर के अलावा कोई तीसरा नाम नहीं आएगा, याद रखना आप। तो यहाँ पे जो कालीबंगा मिली है ना, वो कहाँ मिली होगी, हनुमानगढ़ में मिली। फिर इसके अलावा थोड़ा आगे चलते हैं तो पीलीबंगा हनुमानगढ़ में मिली है। फिर आपके थोड़ा सा रंग महल, वो भी हनुमानगढ़ में मिला है। तो तीन सभ्यताएं जो है वो तो आपको कहाँ देखने को मिल जाती है, घग्गर प्रदेश में ही देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो आपको यहाँ से ये चीजें याद रखनी है कि सभ्यताओं का जन्म हुआ ही इस जगह पे है ना। कालीबंगा सबसे बड़ी सभ्यता है मानी जाएगी। और कालीबंगा सभ्यता का देखो किसने खोज किया, आप तो जीके पढ़ रहे हो ना, आपको तो पता होना चाहिए कि कालीबंगा की खोज किसने की, उत्खनन किसने करा है, ये सब पता होना चाहिए आपको। देखो कमेंट बॉक्स में भी आप डाल दिया करो आंसर कि हाँ सर हमें पता था, ये था वो था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता देता हूँ थोड़ी देर बाद तो, लेकिन आपको फिर भी पता होना चाहिए, अपने तरफ का भी आपको ज्ञान थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है कि हाँ सर हमें पता था या नहीं पता था, कुछ तो आप लिख के भेजें, है ना। तो देखो देखो कालीबंगा सभ्यता रही, इसके अलावा फिर वहाँ पे रंगमहल सभ्यता रही, और भी इसके अलावा वहाँ पे पीलीबंगा सभ्यता रही। तो इस तरह की कुछ सभ्यताओं का विकास इस क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, तो इसलिए क्या किया जाता है, इसको ऐतिहासिक स्थल भी इसको कहा गया है। धान का कटोरा क्यों बोलते हैं, देखो भारत में सबसे ज्यादा धान कहाँ होता है, धान का मतलब यहाँ पे, धान का मतलब क्या है, देखो मैं आपको बताता हूँ, धान का मतलब यहाँ पे चावल है। धान का मतलब यहाँ पे किससे लिया गया है, चावल से लिया गया है। तो राजस्थान में चावल सबसे ज्यादा कहाँ उगते हैं, ठीक है, यही बोले कि चावल की खेती सबसे ज्यादा कहाँ की जाती है, तो हनुमानगढ़ में तो की जाती है। ठीक है, तो चावल की खेती सबसे ज्यादा कहाँ की जाएगी, हनुमानगढ़ में की जाएगी। ऐसे ही भारत में भी एक ऐसी जगह है जहाँ पे चावल की खेती सबसे ज्यादा की जाती है, वो है छत्तीसगढ़। वो क्या है आपका, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो एमपी से जो अलग हुआ है अभी अभी, ठीक है, तो सन 2000 में तो अलग हुआ है, उसको क्या बोला गया, धान का कटोरा बोला गया। भारत में धान का कटोरा क्या है, छत्तीसगढ़ है। और राजस्थान के धान का कटोरा क्या हो गया, हनुमानगढ़ हो गया। क्यों, क्योंकि वहां पे चावल जो है वो सबसे ज्यादा मात्रा में उगाया जाता है। फिर भी देखो मैंने नाली तो आपको बता ही दिया, नाली मैंने आपको बता दिया। ठीक है, राजस्थान में जब एंटर करती है तो इसका बहाव क्षेत्र हनुमानगढ़ में आते आते बहुत कम हो जाता है। इसके कारण ये है एक तरह से नाली की तरह से दिखाई देती है, बहाव क्षेत्र बहुत कम हो जाता है, इस तरह से थोड़ी सी सिकुड़ती जाती है यह नदी और बिल्कुल नाले जैसी बहनी लग जाती है। तो इस वजह से इसको वहाँ की जो भाषा है, ठीक है, आम भाषा, उसमें नाली कहा जाता है। फिर दो शब्द निकल के आते हैं, बांगड़ और खादर। देखो ये दो शब्द में ये दोनों को भी समझा देता हूँ। देखो कोई नदी बही, ये नदी बह रही है, ठीक है, नदी बह रही है। अब जब इसके अंदर पानी आएगा, ठीक है, पानी जब आएगा तो ये क्या करेगी, आसपास की जो मिट्टी है ना, आसपास की मिट्टी को भी खींचते हुए ले जाती है। ठीक है, तो जब नदी में पानी का बहाव ज़्यादा होता है तो आसपास की मिट्टी को भी ये क्या करेगी, आगे खींचते हुए ले जाएगी। अब आसपास की मिट्टी खींचते हुए ले जाएगी ना, तो क्या होगा कि जब इसका बहाव कम होगा, जब इसका बहाव कम होगा ना, तो ये मिट्टी को क्या करेगी, छोड़ भी देगी, आसपास हिस्से में क्या करेगी, छोड़ भी देगी। तो जब नदी बहती है तो नदी के क्या होता है कि नदी के आसपास एक क्या हो जाता है, मिट्टी का एक मैदान टाइप का एक क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, मिट्टी का एक क्या बन जाएगा, मैदान टाइप का क्षेत्र बन जाएगा। अब जब बाहर देखो, आज नदियां जो है अभी से थोड़ी ना बह रही है, नदियां काफी सालों से बह रही है। ठीक है, तो नदियां हमेशा से क्या लाती है आई होगी, मिट्टी लाती आई होगी। तो हो सकता है कि नदियां पहले इतने बड़े भूभाग में बहती होगी, इतने बड़े में, तो यहाँ पे तो क्या किया होगा, यहाँ पे तो एक मिट्टी का क्षेत्र बना दिया होगा ना। ठीक है, यहाँ पे एक मिट्टी का क्षेत्र बना दिया होगा। अब इसका बहाव क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, सिकुड़ती जा रही है नदी, ऐसे होती जा रही है, कम होती जा रही है, उधर से भी कम होती जा रही है। तो मिट्टी को छोड़ते हुए क्या होती जाएगी, उधर से जब आएगी सिकुड़ेगी तो मिट्टी को उधर ही छोड़ते हुए क्या हो जाएगी, इधर आ जाएगी। अब बहाव क्षेत्र कम हो गया, बहाव क्षेत्र कम हो गया। अब ये भी मान लो अब आजकल इस वाले एरिया में बह रही है, तो ये वाला एरिया अब यहाँ तक इसका पानी जा ही नहीं पा रहा, इस वाले क्षेत्र में इसका पानी नहीं जा पा रहा नदी का, इस वाले क्षेत्र में इसका पानी नहीं जा पा रहा। तो यहाँ की जो मिट्टी है ना वो तो प्राचीन हो जाएगी ना, मतलब पुरानी मिट्टी हो जाएगी।
तो ये पुरानी मिट्टी वाला क्षेत्र है ना, ये पुरानी मिट्टी वाला क्षेत्र कहलाएगा बांगड़। ये पुरानी मिट्टी वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा? बांगड़ कहलाएगा। लेकिन अब जो नदी आ रही है, ठीक है, अब नदी अब वर्तमान जो इसका विस्तार है, वर्तमान में भी क्या करती आ रही होगी? मिट्टी लेके आती रही होगी, और मिट्टी से क्या बन रही होगी? वर्तमान में भी क्या बन रहा होगा? एक मैदान तैयार हो रहा होगा, ठीक है। तो वर्तमान या नवीन मिट्टी द्वारा बनाया गया जो मैदान है वो क्या कहलाता है? खादर कहलाता है। याद हो गया होगा। बांगड़ प्राचीन मिट्टी, नवीन मिट्टी खादर, ठीक है। पुराना बहाव क्षेत्र बांगड़, नवीन बहाव क्षेत्र खादर, ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो कैसे भी याद रख लेना, ठीक है। तो प्राचीन जो है, प्राचीन मिट्टी वाला क्षेत्र बांगड़ हो गया, और नवीन जो है वो खादर हो गया। अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले ऐतिहासिक स्थल की बात करते हैं। देखो, कालीबंगा सभ्यता जो है, पीलीबंगा सभ्यता, रंगवाल सभ्यता इसी प्रदेश में हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, ठीक है। वैदिक काल में ऋग्वेद में घग्गर नदी का नाम दृष्टदंती मिलता है, और इसे सरस्वती नदी का अवशेष भी माना गया है। तो इतिहास से रिलेटेड मैंने आपको 2-3 बातें बता दी, कौन कौन सी सभ्यताएं यहाँ पे मिली है, और कौन कौन किस वेद में इसको क्या बोला गया है, और किस नदी का इसको अवशेष माना गया है। आपको ये सारी बातें याद रखनी है। देखो, कालीबंगा का जो खोज करता था ना, वो कौन था? ये बताओ आप। आपने कमेंट में तो डाला नहीं होगा अभी तक, लेकिन आप सोचो, डालो, ठीक है। कालीबंगा का कौन था? पीलीबंगा का कौन था? रंग महल का कौन था? ठीक है, बहुत बेसिक चीज़ है। देखो, बेसिक जानकारी आपको तो पता ही होनी चाहिए, ठीक है। ये तो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। इतना सा ज्ञान भी अगर आपको नहीं है तो फिर क्या तैयारी कर रहे हैं अपन। तो आप देखो, अपनी तैयारी को बूस्ट रखें। और ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन मैंने किया है, जो आपसे बहुत बार पूछा भी गया है एग्जाम में। ओके, कमेंट में वेट करूंगा। आज तो मैं देखूंगा कि कितने लोग कमेंट करके मुझे बताते हैं कि किसने खोज किया, किसने उत्खनन किया, कितनी बार करा, कौन से सन में करा, क्या इसका सन था, ये सब बताना है आपको, ठीक है। इसका जो टाइम माना जाता है वो क्या माना जाता है, वो आपको सब बताना है, सारा बताना है आपको, ठीक है। टाइम बताना है आपको। टाइम तो फिर मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। 1750 से 2350, सॉरी 2350 से 1750 ईसा पूर्व जो है इसका समय माना जाता है, ठीक है। कुछ नाम इससे जुड़े हुए हैं जो मैं आपको बताता हूँ। बीके था, पर बीबी लाल, ये चलो फिर ठीक है, मैं सारा बता दूंगा तो फिर आप क्या करोगे, आप ही देखना, ठीक है। ये कुछ उस तरह का नगर हुआ करता था। ऐसा माना गया है कि जो प्राचीन समय में यहाँ पे कालीबंगा निवास करती थी, वो इस तरह के नगर में रहा करती थी। इस तरह का नगर पूरा देखो मिला है। आप हनुमानगढ़ में जाओगे तो वहाँ पे आप देखोगे, ये देखो मैंने जो नगर लगाया ना, ये हड़प्पा का लगाया है। और आप वहाँ पे जाओगे हनुमानगढ़ में तो आपको देखो ईंटें मिलेगी, ईंटों के मकान देखने को मिलेंगे, नालियाँ मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा सड़कें मिलेगी, समकोण पे काटती होगी। इसके अलावा वहाँ पे चूड़ियाँ मिली है काले कलर की, इसलिए उसको कालीबंगा बोला गया है। और भी बहुत सारी चीज़ें मिली है वहाँ पे। हवन कुंड के निशान मिले हैं, हवन कुंड मिला है, हवन कुंड के अंदर बीज मिले हैं, जौ के और चावल के वहाँ पे दाने मिले हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखो, मैं जब आपको हिस्ट्री का ये टॉपिक लेके आऊँगा ना, तो बहुत डीप से खोलूँगा। जैसे आज मैं घग्गर प्रदेश को खोल रहा हूँ ना, वैसे ही चीज़ों को ओपन करके बताऊँगा आपको। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिली है। ओके, चलो आगे देखते हैं, ठीक है। देखो, प्राचीन नाम में जो है इस क्षेत्र को क्या बोला जाता था? योद्धेय प्रदेश कहा जाता था। वर्तमान का श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जो है प्राचीन में योद्धेय जनपद कहलाता था। राजस्थान में 7 प्रकार के जनपदों का उल्लेख भी आपको देखने को मिलता है। देखो, महाभारत अगर आपने देखा होगा तो महाभारत में कुरु जनपद, कुरुक्षेत्र नाम आता है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे नाम आते हैं। देखो वहाँ पे देगी नरेश शिशुपाल आता है, ठीक है। इसके अलावा कर्ण के लिए भी एक नाम यूज किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो अलग अलग जनपदों, महाजनपदों की बात होती थी। तो देखो, आज हम लोग राज्यों में रह रहे हैं, जिलों में रह रहे हैं। पहले राज्य जिले नहीं हुआ करते थे। पहले तो क्या था कि जनपदों में आपका भारत बटा हुआ था, महाजनपदों में। महाजनपदों के अंदर जो है वो आते थे छोटे छोटे जनपद, जिनको जनपद कहा जाता था। राजस्थान में 4-7 होते थे, ठीक है। आपका जयपुर वाला, आज आप जो क्षेत्र जो देख रहे हो ना, जयपुर वाला, वो क्या कहलाता था उस टाइम पे? मत्स्य जनपद कहलाता था, ठीक है। फिर उसके अलावा आपका कुरु जनपद हो गया, अलवर भरतपुर वाला जो एरिया है वो कुरु जनपद। फिर सुरसेन जनपद हो गया, ठीक है। ये आपका धौलपुर वाला और भरतपुर वाला हिस्सा। सीवी जनपद, आप उदयपुर वगैरह आप जब देखते हो तो वो सीवी जनपद हो गया। जांगल हो गया आपका, ये बीकानेर वाला एरिया जांगल हो गया। मालव हो गया आपका, टोंक वाला हिस्सा मालव हो गया। और योद्धेय घग्गर प्रदेश, योद्धेय जो है वो आपका क्या हो गया? घग्गर प्रदेश वाला जो है वो एरिया क्या हो गया आपका? योद्धेय प्रदेश हो गया।
याद हो जाना चाहिए, ठीक है, आराम से आप याद हो जाओगे। देखो मत्स्य कौन सा हो गया, वर्तमान का जो है आपका जयपुर वाला एरिया है वो मत्स्य है। कुरु क्या हो गया आपका, अलवर और अलवर के ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है, अलवर और अलवर के ऊपर वाला हिस्सा जो है वो कुरु जनपद हो गया। सुरसेन जो है वो भरतपुर और धौलपुर वाला जो है वो सुरसेन हो गया, ठीक है। सीवी जो है वो क्या हो गया आपका, उदयपुर, उदयपुर वाला सीवी हो गया। सीवी जनपद की राजधानी याद है ना, मध्यमिका। जांगल, जांगल हो गया आपका बीकानेर, बीकानेर को जांगल बोलते हैं इसलिए तो बीकानेर के राजाओं को बोलते हैं तो जांगलधर राजा, ठीक है। मालव हो गया आपका टोंक, टोंक वाला जो हिस्सा है उसको मालव जनपद कहा जाता था, जिसको रेड भी आप बोलते हो, रेड सभ्यता का वहाँ पे मिला है। इसके अलावा वो जो है टाटानगर भी कहलाता है। टाटानगर मतलब टाटानगर क्यों कहलाता है, वहाँ पे बहुत सारे सिक्के मिले हैं, ठीक है। इसके अलावा लोहे, लोहे की बहुत सारी चीज़ें मिली है, सिक्के मिले हैं, इसलिए इसको टाटानगर कहा गया है। योद्धे, योद्धे जाति का निवास होता था। योद्धे देखो काफ़ी बड़ा डिस्कशन है योद्धे पे। जब योद्धे पे डिस्कशन करेंगे तो मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त मौर्य, बहुत सारे नाम आएंगे, लेकिन मैं आपको फिलहाल ऐसे बता रहा हूँ। योद्धे जो जनपद है वो हनुमानगढ़ और गंगानगर में स्थित था प्राचीन समय में। तो ये कुछ विशेष नाम है जो मैंने आपको बता दिए। यहाँ से क्वेश्चन बाहर आपका नहीं जाने वाला है, सब कुछ मैंने आपको कवर करा दिया। धान का कटोरा किसे बोलते हैं, चलो अभी डिस्कस कर लेते हैं। देखो, चलो भटनेर का दुर्ग जो है वो देखो पहले बताया जा रहा है। धान का कटोरा की बात आए तो भटनेर का दुर्ग पहले बताते हैं। देखो हनुमानगढ़ में क्या है, हनुमानगढ़ में जहाँ पे घग्गर नदी समाप्त हो जाती है ना, वो कौन सी जगह होगी, भटनेर दुर्ग हो गई। तो ऊपर से नदी बहती हुई आए और भटनेर दुर्ग पे जाके क्या हो गई, खत्म हो गई। तो ये भटनेर दुर्ग आप देखोगे ना तो ऊपर ये देखो हनुमानगढ़ है, नीचे इधर तो साइड में आपका गंगानगर आ गया, इधर से यहाँ पे बीकानेर है, वैसा माना जाता है। और बीकानेर के नीचे क्या हो गया, जैसलमेर हो गया। ऐसा माना जाता है कि जैसलमेर का कोई राजा था जिसने बीकानेर पे क्या कर लिया था, उस टाइम पे तो शायद बीकानेर बसा भी नहीं था जब ये बनाया था, ठीक है। तो ये जब भटनेर दुर्ग बना था उस टाइम पे बीकानेर वगैरह थे नहीं, जैसलमेर वाला ही ये पूरा क्षेत्र होता था। तो जैसलमेर का एक राजा था, ठीक है, भाटी। अब देखो जैसलमेर में क्या हुआ, भाटियों का शासन रहा है। तो भाटियों का देखो नाम, देखो भाटी, भटनेर दिख रहा है ना, तो भाटी राजा ने इसको बनाया था। ओके, तो भाटी राजा ने इसको बनाने के कारण ही इसको क्या बोला गया, भटनेर दुर्ग बोला गया है। इजी। देखो राजस्थान का सबसे पुराना जिला है, सॉरी सबसे पुराना किला है। सबसे पुराने का मतलब हो गया लगभग लगभग देखो कितना साल पहले, 255 ईस्वी में इसको बनाया था, मतलब सबसे प्राचीन हो गया। अगर आपसे कोई पूछता है कि राजस्थान का सबसे प्राचीन किला कौन सा है, तो सबसे प्राचीन किला हो गया आपका भटनेर का दुर्ग। कब बनाया था, 255 ईस्वी में इसको बनाया था, ठीक है। और इसको बनाया था जैसलमेर के राजा थे भूपत भाटी, ये बात याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ से ये बात याद रखनी है, भूपत भाटी ने इसे सन 255 ईस्वी में इसको बनाया था। 52 बुर्जों वाला किला है। कितने बुर्जों वाला किला है, 52 बुर्जें। बुर्जें क्या होती है, किले के इस तरह से आसपास क्या की जाती है, ऐसे बाउंड्रीज बनाई जाती है और बीच बीच में ऐसे बुर्ज लगा दी जाती है इस तरह से, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बुर्जें। तो 52 बुर्जों वाला आपका किला हो गया, ये सबसे पुराना हो गया। और देखो क्या होता है कि प्राचीन समय में लड़ाइयाँ तो चलती रहती है ना, ये आया उसने आक्रमण किया, ये आया उसने आक्रमण किया। तो सबसे ज्यादा जो युद्ध झेले हैं ना राजस्थान में अगर किसी किले ने, तो वो है भटनेर का किला, ठीक है। इसलिए इसलिए इसको एक, देखो जब तैमूर है ना, तैमूर ने अपनी जो आत्मकथा है तुजुक ए तैमूरी, तुजुक ए तैमूरी में लिखा है कि भारत में इससे मजबूत कोई किला ही नहीं है। मतलब इतने आक्रमण झेलने के बाद भी ये अड़िंग रखा, अपनी जगह पे हिला हुआ नहीं है, ठीक है, अपनी जगह पे डटा हुआ है और इसको, इस किले को कोई हरा नहीं पाया है। इतना मजबूत किला जो है उसने भारत में देखा ही नहीं है। ये किसने लिखा है, तैमूर लंग ने लिखा है तुजुक ए तैमूरी में। उसके बाद बात करें तो ऐसी मान्यता है कि बीकानेर, बीकानेर के राजा जो सूरत सिंह जी थे, उन्होंने मंगलवार के दिन क्या कर लिया, इसको जीत लिया। इसके कारण जो है इस किले का नाम जो है भटनेर दुर्ग की जगह क्या रख दिया, हनुमानगढ़ रख दिया। इसी वजह से पूरे सिटी का नाम भी क्या हो गया, हनुमानगढ़ हो गया। तो बीकानेर के राजा सूरत सिंह का नाम याद रखना है कि किन्होंने जीता, कि इसका नाम बीकानेर से, सॉरी भटनेर से हनुमानगढ़ हो गया। तो बीकानेर के राजा सूरत सिंह जी ने क्या किया, इसको मंगलवार को जीता। इसके कारण इसका नाम जो है वो क्या हो गया, हनुमानगढ़ हो गया। क्योंकि मंगलवार जो है देखो किसका है, हनुमान जी का वार है। हनुमान, ऐसा माना जाता है कि मंगलवार के दिन जो है हनुमान जी भी पैदा हुए थे। तो इस वजह से जो है मंगलवार के दिन जीतने के कारण इसको क्या बोला गया है, हनुमानगढ़ बोला गया है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो किला है,
थोड़ा सा अभी एक और मैंने इमेज लगाई है, एक और बताता हूँ आपको, ठीक है। ये देखो, ये इमेज हनुमानगढ़, आपके हनुमानगढ़ किले की, या आप बोलो भटनेर दुर्ग की है। और इसके अलावा एक और इमेज देखो आप, ये वाली इमेज देखो, इस तरह से फैला हुआ है पूरा। और ये जो आपको नज़र आ रही है ना, ये बुर्ज हैं। और ये कितनी टोटल हैं, तो 52 बुर्जों वाला है। लेकिन आज इसकी दशा आप देखोगे ना जाके, तो इतना जर्जर हो चुका है कि इसकी जो ऐसा ऐसा मैंने पढ़ा है कि इसकी जो छत है ना, इसकी छत को बल्लियों से टेका गया है। मतलब इसका जो रख रखाव इतना बुरी तरीके से किया है हमारी सरकारों ने कि इस वजह से क्या है, इसकी इतनी जर्जर अवस्था हो गई है। देखो, बिल पास होते हैं, सब कुछ पास होता है, पुरातत्व विभाग को पैसा मिलता है कि हाँ ठीक है आप कराओ इसकी, आप मरम्मत करो किलों की, और आप हमारी जो ऐतिहासिक धरोहर है उसको संभाल के रखो। लेकिन देखो क्या होता है कि नेताओं को पैसे खाना भी होते हैं ना बहुत सारे, तो वो क्या करते हैं कि चलो पहले खुद का घर का निर्माण करा लेते हैं, बाद में देखेंगे किलो का। तो इस वजह से इसकी आज ऐसी हालत हो गई है, आप देखोगे इसको जाके तो बल्लियों पे टिका हुआ है। अंदर आप जाके देखोगे, आपको बाहर से तो बहुत अच्छा नजर आ रहा होगा, लेकिन अंदर देखो, मैं तो गया हूँ और मैंने देखा है बल्लियाँ ऐसी लगी हुई है और छत ऐसे टिकी हुई है। मतलब आप अंदर जाते हो डरते हो कि ये कहीं बल्ली गिर गई तो आपके ऊपर नहीं आ जाए। तो इस तरह की इसकी कंडीशन की हुई है। आज तो बहुत बुरी हालत है इस भटनेर दुर्ग की, जो कभी कभी क्या रहा है, सबसे मजबूत जो रहा है उसकी हालत आप देखो क्या हो गई है। इतिहासकारों की मान्यता है कि बीकानेर का कोई राजा था सूरत सिंह, उसने इसको जीता मंगलवार के दिन, इसीलिए तब से इसका नाम क्या हो गया है, हनुमानगढ़ हो गया है। चलो डिस्कशन की बातें हैं देखो चलती रहती है, आगे अपन बढ़ते हैं। धान का कटोरा क्या है, हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी का पर्याप्त पानी जो है, पर्याप्त क्या होता है, हनुमानगढ़ में देखो नदी आती है, फिर वहाँ पे आपकी जो है वो तलवाड़ा झील में गिरेगी, तो लगभग लगभग झील में तो पानी है ही से ना। उसकी वजह से क्या होता है कि चावल की फसल बहुत अच्छी हो पाती है। उसी वजह से हनुमानगढ़ जिले को क्या बोला गया, धान का कटोरा बोला गया है। और मैंने आपको बताया था भारत में धान का कटोरा किसे बोलते हैं, तो छत्तीसगढ़ जो है वो भारत में धान का कटोरा कहलाता है, ये वाला राज्य याद रखना है। और यहाँ पे हनुमानगढ़, ठीक है। तो दो बात याद रखनी, राजस्थान का तो हनुमानगढ़ और भारत का छत्तीसगढ़, दोनों के पीछे गढ़ गढ़ लगा हुआ याद हो जाएगा, ठीक है। दोनों के पीछे क्या है, गढ़, और ये भी है आपका गढ़, ठीक है। तो दोनों के दोनों ही क्या है, आपके धान के कटोरे हैं, याद हो जाएगा। ओके चलो आगे देखते हैं। फिर नाली पाट किसे बोलते हैं, नाली पाट किसे बोलते हैं, देखो नाली जो है मैंने आपको बताया था, गंगानगर की सीमा पर घग्गर नदी का बहाव क्षेत्र बहुत छोटा हो जाने के कारण स्थानीय भाषा में इसे नाली कहा जाता है। वैसे हनुमानगढ़ में भी भटनेर वाला जो इलाका है वहाँ पे भी इसका क्या हो जाता है, थोड़ा सा क्षेत्र जो है वो कम हो जाता है, इसकी वजह से वहाँ पे भी इसको नाली ही बोलता है। ओके, इसके अलावा पाट की बात करें तो घग्गर नदी द्वारा बनाए गए समतल मैदानों को पाट कहा जाता है। देखो पाट एक्चुअली क्या है, जैसे मान लो कोई नदी बहेगी, तो नदी बहेगी तो उसके जो किनारे होते हैं ना, ये वाले, इन किनारों को भी पाट बोलते हैं। ये किनारे भी क्या होंगे, पाट होंगे। और जो एक्चुअली क्या होता है, जो नदी मिट्टी लाएगी तो यहीं पे समतल मैदान बनेगा, इसीलिए इन समतल मैदानों को क्या बोला गया है, पाट बोला गया है। यहाँ से आपको ये चीज याद रखनी है। फिर उसके बाद बात आती है आगे, देखो नाली देखो कैसे दिखेगी, यहाँ से ऊपर से आए तो नाली इस तरह से मतलब छोटी हो जाएगी ना, तो नाली दिखेगी। फिर एक और चीज है बांगड़ और खादर। अब देखो मैं आपको दो इमेज दिखाता हूँ, फिर बांगड़ और खादर को क्लियर कराता हूँ। ये देखो आप, इस इमेज में आपको दिख रहा होगा, देखो एक मिट्टी नजर आ रही होगी आपको। कुछ मिट्टी तो ऐसी है जो बिल्कुल ठोस हो चुकी है, ठीक है, ठोस हो चुकी है, जम चुकी है, और उसमें आपको देखोगे तो पत्थर पत्थर टाइप से, मतलब एक तो पथरीला भाग बन चुका है मिट्टी का। फिर थोड़ा सा नीचे देखो आप, ये वाली नीचे थोड़ी सी मिट्टी मुलायम टाइप लग रही होगी आपको, मतलब नवीन मिट्टी लग रही होगी। तो ये प्राचीन मिट्टी नजर आ रही है, ये नवीन मिट्टी नजर आ रही है। लेकिन ये लाई दोनों मिट्टियां किसके थ्रू लाई गई है, नदियों के थ्रू लाया गया है इनको। पहले नदी हो सकता है कि वो आगे इतनी ज्यादा बह रही हो, इतना विस्तृत भाग हो नदी का कि ये वाली मिट्टी लाई। फिर जब नदी का भाग थोड़ा सिकुड़ेगा ना, तो क्या होगा, ये वाला जो है, जब नदी का भाग सिकुड़ेगा ना, जो नदी वापस इधर इधर आएगी, तो ये वाली मिट्टी तो यहीं रह जाएगी और नदी यहाँ आ जाएगी। अब क्या हो चुका है कि जब नदी यहाँ पे बहेगी ना, तो यहाँ पे मिट्टी का जमाव करेगी। फिर जब यहाँ से भी इधर मूवमेंट करेगी ना, तो ये वाली मिट्टी भी कभी ना कभी क्या हो जाएगी, प्राचीन मिट्टी बन जाएगी, बनेगी ना। तो प्राचीन मिट्टी को बोला जाता है बांगड़, याद रखना है। प्राचीन मिट्टी को क्या बोला जाता है, बांगड़ बोला जाता है। और नवीन जो मिट्टी वाला क्षेत्र है उसको बोला जाता है खादर। अब एक और पिक्चर देखो आप, ये वाली देखो आप। अब यहाँ देखो ये नदी बह रही है, तो देखो ये जो वाला हिस्सा है ना, देखो तोड़ के ले जा रही है अपने साथ में। तो मिट्टी जो है वो अपने साथ में काट के आगे ले जाती है। अब ये आगे ले जाएगी तो ये मिट्टी अब जो है वो देखो किसके साथ बहेगी, नदी के साथ बहेगी। देखो अब नदी का पानी कैसा हो रहा है, धुंधला सा हो रहा है ना। तो ये क्या इतना धुंधला पानी होता है क्या, इसके अंदर मिश्रण है किसका, मिट्टी का। तो ये अपने साथ साथ क्या बहा के ले जा रही है,
मिट्टी बहा के ले जा रही है। अब जब ये थोड़ा सा सिकुड़ेगी, ठीक है, तो क्या होगा कि जहाँ पे फैल रही है ना, वहां पे अपना मिट्टी वाला क्षेत्र छोड़ते हुए आगे आएगी, तो मिट्टी का जो जमाव हो जाएगा ना, नवीन मिट्टी का जमाव हो जाएगा, इस तरह से नवीन मिट्टी बनेगी। अब देखो ये आपको नवीन नजर आ रही है या प्राचीन नजर आ रही है, नवीन मिट्टी नजर आ रही है, तो ये कौन सा क्षेत्र कहलाएगा, ये खादर कहलाएगा। इजी, तो आपको समझ में आ गया होगा, बांगड़ मतलब प्राचीन और नवीन मिट्टी मतलब खादर। देखो यहाँ मैंने उसी चीज को लिखा हुआ है, नदी द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी के जमाव के कारण एक मैदानी क्षेत्र का निर्माण हो जाता है, ये बिल्कुल सही है। तो नदी निरंतर मैदानों का निर्माण करती है, बिल्कुल, क्योंकि नदी बहती रहेगी, मैदान बनते रहेंगे। मैदान दो प्रकार के होते हैं, बांगड़ और खादर। बांगड़ या बांगर बोलो, पुरानी जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र जो होता है, ये नदी बेसिन से दूर पाया जाता है। देखो अब यहाँ पे तो नदी बहेगी नहीं, इसका मतलब ये वाली जो मिट्टी, ये क्या बन जाएगी, बांगड़ बन जाएगी। नवीन जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र जो है वो खादर कहलाता है। और देखो बांगड़ जो है वो उपजाऊ नहीं होता है, खेती वगैरह वहां पे कम होती है, उपजाऊ वहां पे नहीं हो पाता है। लेकिन ये वाली जो मिट्टी है ना, ये क्या होती है, पौष्टिक मिट्टी होती है, और यहाँ पे जो ये उपजाऊ मिट्टी होती है, इसके कारण जो है खेती भी यहाँ पे बहुत अच्छी होती है। कृषि के लिए लाभदायक जो सबसे अच्छी मिट्टी है वो है खादर, ना कि बांगड़। अब देखो कैसे याद रखना है, याद करा देता हूँ। देखो जब आप फसल बोते हो ना, तो फसल में आप, फसल अच्छी हो उसके लिए आप फसल में क्या डालते हो, खाद डालते होंगे ना। तो खाद डालते ही भूमि क्या हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है, और फिर वहां पे कृषि की संभावना भी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो ऐसे याद रखना, खादर मतलब उपजाऊ क्षेत्र, और उपजाऊ क्षेत्र मतलब नवीन क्षेत्र, ऐसे याद रखना। उपजाऊ क्षेत्र का मतलब क्या हो गया, नवीन क्षेत्र हो गया। नवीन मिट्टी द्वारा लाया गया क्षेत्र जो है वो उपजाऊ क्षेत्र होता है। उपजाऊ मतलब खाद डालो तो उपजाऊ हो जाएगा, इस तरह से याद रख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी। ओके, अब देखो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र। तो क्या घग्गर प्रदेश में इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र भी है क्या, हाँ है, ठीक है। थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको, देखो मैप से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये मैप है, अब इस मैप को आप देखोगे ना, तो क्या किया गया है, देखो यहाँ पे दो नदियाँ आती है आपके, ये पंजाब है, पंजाब में एक नदी तो आएगी इस तरह से, फिर एक नदी आती है इस तरह से, ये व्यास नदी ऊपर, और ये नीचे है सतलज नदी। और व्यास और सतलज, व्यास ये थोड़ा सा नीचे बन गया है, एक्चुअली मेन लोकेशन ये है, पर आप समझ लेना। तो ये व्यास और सतलज का जो मुख्य स्थान है ना, ठीक है, व्यास और सतलज के मुख्य स्थान से क्या किया गया है, यहाँ से एक क्या किया गया है, यहाँ से एक फीडर निकाला गया है। फीडर मतलब एक एरिया बनाया गया है जो कि क्या करता है, वाटर को पास करेगा पंजाब से सीधा राजस्थान के अंदर। तो एक फीडर बनाया गया 204 किलोमीटर का, किलोमीटर याद रखना है आपको, ठीक है। कितने किलोमीटर का फीडर बनाया गया, 204 किलोमीटर का एक फीडर बनाया गया, जिसका 34 या 35 किलोमीटर हिस्सा जो है वो राजस्थान में है, ठीक है। 34 किलोमीटर ये शायद, ठीक है, 34 या 35 किलोमीटर हिस्सा राजस्थान में है। बाकी का जो हिस्सा है वो किस में है, इसका 34 या 35, एक सेकंड थोड़ा सा जो भी होगा देख लेंगे उसको। तो यहाँ से जो है वो राजस्थान में ये क्या करेगी, एंटर करेगी, और उसके बाद देखो मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको। तो 34 किलोमीटर वाला जो एरिया है, ठीक है, 34 किलोमीटर वाला एरिया है, वो क्या करता है, राजस्थान में फीडर बनाता है, और बाकी का 169 किलोमीटर जो है वो आपका फीडर है, किसमें, पंजाब और हरियाणा में, ठीक है। थोड़ा सा एक बार फिर देखो, इसको देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ से तो देखो बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए इंदिरा गांधी से। यहाँ पे आपका मिलेगा हरिके बैराज। हरिके बैराज जो है, देखो आप ऊपर से आती हुई व्यास नदी और नीचे से आती हुई सतलज नदी, तो सतलज और व्यास के संगम पे क्या है, एक हरिके बैराज है। हरिके बैराज से क्या किया गया, एक फीडर निकाला गया है, ठीक है। जो फीडर जो है वो क्या किया गया, राजस्थान में इस तरह से आता है वो, और यहाँ से एंटर करेगा। अब मैं बता दूंगा आपको, इस फीडर की जो टोटल लंबाई है ना, वो 204 किलोमीटर है। फीडर की टोटल लंबाई कितनी हो गई, 204 किलोमीटर। उस फीडर की लंबाई का 35 किलोमीटर, ठीक है, 35 किलोमीटर वाला जो हिस्सा है वो राजस्थान में है, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है। तो 204 किलोमीटर फीडर की टोटल लंबाई है, 35 किलोमीटर इसका राजस्थान में है, और बाकी का जो बचा वो हरियाणा और गुजरात में, हरियाणा और पंजाब में 169 किलोमीटर, ठीक है। डेटा आपको याद रखना ना,
204 टोटल हो गया, 35 किलोमीटर राजस्थान का हो गया और 169 किलोमीटर इसका जो है वो फीडर की लंबाई होगी किसमें, पंजाब में और हरियाणा में। अब आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि इंदिरा गांधी परियोजना का जो फीडर है उसकी टोटल लंबाई कितनी है, तो 204 किलोमीटर है। राजस्थान में उस फीडर की लंबाई कितनी है, तो 35 किलोमीटर उसकी राजस्थान में लंबाई है। उसकी हरियाणा में और पंजाब में कितनी लंबाई है, तो 169 उसकी लंबाई है। कहाँ से निकलता है, तो ये जो जगह है इसको बोलते हैं हरिके बैराज। क्या बोलते हैं इसको, हरिके बैराज नाम की जगह है, ठीक है। यहाँ से इस फीडर को निकाला गया है, हरिके बैराज, आपको याद रख लेना है, इजी। तो हरिके बैराज याद रह जाएगा, 204 याद रह जाएगा, 35 किलोमीटर राजस्थान में, 169 किलोमीटर पंजाब और हरियाणा में ये बहता है फीडर, याद रखना है। फिर यहाँ पे हनुमानगढ़ में एंटर करता है। हनुमानगढ़ में एक जगह का नाम है मसीतावली हेड, ठीक है। हनुमानगढ़ में जगह का नाम क्या है, मसीतावली हेड, आपको याद रखना है कि कौन सी जगह से एंटर करेगा, मसीतावली हेड से ये एंटर करती है इंदिरा गांधी परियोजना। अब देखो इसको लाया कौन, कब लाया, कब कब आई है, ठीक है। तो 1958 में जो है 31 मार्च 1958 को जो है इसका क्या किया गया है, इसका उद्घाटन किया गया है और 1984 में इसको स्टार्ट किया गया है। ओके, 2 नवंबर 1984 इसका रहा होगा डेट। देखो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने सब लिखा हुआ भी है। देखो इंदिरा गांधी नहर, इसको पहले राजस्थान नहर के नाम से बोला जाता था। इस नहर का उद्घाटन 31 मार्च 1958 को गोविंद वल्लभ पंत द्वारा किया गया। गोविंद वल्लभ पंत जी कौन थे, ये हमारे होम मिनिस्टर थे उस टाइम पे। तो ये कौन हो गए, गोविंद वल्लभ पंत जी होम मिनिस्टर हो गए। तो होम मिनिस्टर द्वारा क्या किया गया, इसका उद्घाटन किया गया था 1958 में। ओके, तो 31 मार्च 1958 को उद्घाटन किया। देखो ऐसे याद रखना, राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ 1 नवंबर 1956 को। तो 56 के बाद में देखो 2 साल बाद ही है ना, 2 साल बाद ही इसका क्या किया गया है, आपके नहर परियोजना आ गई आपके राजस्थान में, ताकि पश्चिमी जिलों को क्या किया जा सके, मरुस्थलीय जिलों को पानी की व्यवस्था प्रदान की जा सके, उनके पानी की प्रॉपर व्यवस्था हो जाए। इस वजह से इस नहर को निकाला गया है। तो 2 नवंबर 1984 को इसका नाम जो है वो बदल के क्या कर दिया, इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया। ये बात आपको याद रखनी है, 2 नवंबर 1984 को इसका नाम बदल के राजस्थान नहर से क्या कर दिया, इंदिरा गांधी परियोजना कर दिया। पंजाब में देखो भाई, पंजाब में सतलुज और व्यास के संगम पे हरिके बैराज से क्या किया गया है, राजस्थान के हनुमानगढ़ में मसीतावली हेड तक फीडर की लंबाई 204 किलोमीटर। कहाँ से निकाला गया है फीडर, फीडर जो है वो एक्चुअली क्या है, एक ऐसा वे है जहाँ से पानी जो है वो बीच में से आप कहीं डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। पूरा यहाँ से यहाँ तक कहीं भी 204 किलोमीटर में पानी कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, यहीं से आपको पानी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और इस तरह से ये बनी हुई है। देखो तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगी व्यास नदी, इधर से आ जाएगी सतलज नदी, और सतलज और व्यास का जो संगम होगा वो होगा हरिके बैराज। हरिके बैराज से निकला तो मसीतावली हेड तक इसकी लंबाई जो है, हनुमानगढ़ के मसीतावली हेड तक, हरिके बैराज से मसीतावली हेड तक ये है 204 किलोमीटर। ठीक है, ये कितना किलोमीटर हो गया आपका, 204 किलोमीटर, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि राजस्थान में इसकी कितनी किलोमीटर लंबाई है, 35 किलोमीटर है। बाकी का जो हिस्सा है 169 किलोमीटर वो पंजाब और हरियाणा में कवर होता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, और जब मैं राजस्थान मतलब जब इंदिरा गांधी नहर परियोजना का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, देखो ये काफ़ी बड़ा काफ़ी बड़ा लेक्चर है, 1 घंटा पूरा हमें इंदिरा गांधी में खर्च करना है, क्योंकि आपको उसमें देखो मैं कुछ नदी नहरें भी बताऊंगा जो इससे निकाली गई है। ठीक है, कुछ लिफ्ट नहरें हैं, कुछ इसकी वितरिकाएँ हैं जो निकाली गई है, ये सारी भी देखेंगे उस टाइम पे, तो काफ़ी समय लगने वाला है। और देखो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, सॉरी पॉइंट हैं इंदिरा गांधी से रिलेटेड, मैंने आपको बता दिया कि इंदिरा गांधी नहर जो है वो 1958 में स्टार्ट हुई। 1984 में इसका नाम जो है वो इंदिरा गांधी से राजस्थान नहर से बदल के इंदिरा गांधी कर दिया। सतलुज और व्यास के संगम से इसको निकाला गया है। हरिके बैराज से लेके हनुमानगढ़ मसीतावली हेड तक क्या है, इसकी 204 किलोमीटर लंबाई है, और जो है 35 किलोमीटर इसकी राजस्थान में, और 169 किलोमीटर जो है इसकी क्या है, हरियाणा पंजाब में ये लंबाई है हेड की। आपको ये बात याद रखनी है। तो देखो आज जो है मैंने घग्गर प्रदेश जो है आपको पूरा कंप्लीट करा दिया है। मैंने आपको कुछ भी घग्गर प्रदेश से रिलेटेड छोड़ा नहीं है। घग्गर प्रदेश में जो जो भी कुछ आता था मैंने सब कुछ आप मेंशन किया है। काफ़ी बड़ा वीडियो हो रहा है, देखो इस वजह से क्या कर रहे हैं हम, थोड़ा सा
इस पार्ट को 2 पार्ट में और पढ़ेंगे, शेखावटी प्रदेश और नागौरी उच्च भूमि और लूनी बेसिन। तो शेखावटी और नागौरी को मैं एक साथ पढ़ा दूंगा और लूनी बेसिन के लिए फिर एक और पार्ट लाएंगे, तो हमारा जो भौतिक प्रदेश का जो अर्ध शुष्क मरुस्थल है वो यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी 7th वाली क्लास, वो कल या परसों आपको मिल जाएगी। देखो काफ़ी अच्छे नोट्स हैं, आप नोट्स बनाते रहें और मैं काफ़ी अच्छा डेटा आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आपको कोई भी डाउट्स वगैरह होता है तो आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा अगर आप ऑफलाइन भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये मेरा एजुकेशन सेंटर है कोटा में, ये इसकी लोकेशन है। मैं RS, पटवारी, रीट और सारे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कराता हूँ जो RPSC द्वारा या RSM SSB द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। और बहुत बेहतरीन तैयारी के लिए आप चैनल से भी जुड़े रहें, कंटिन्यू आपको नोट्स भी मिलते रहेंगे। आप ऑफलाइन जुड़ें ना जुड़ें इससे मैटर नहीं करता है, क्लासें यहाँ पे भी कंटिन्यू रहेगी। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। और आपको देखो चैनल अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करते रहें ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन आपसे मिलता रहे। ओके, थैंक यू वेरी मच।